अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस&पी ब्लॉक एलिमेंट के पास पेपर के फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो क्या कर लें, शेयर कर लें। और साथ ही साथ जिन जिन बच्चों को इस वीडियो की लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें ये आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव लेक्चर को सुना जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचते हुए तकरीबन 1 मिनट लगती है। तो हम जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा हम अपनी आज के लाइव एमसीक्यू डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। तो 1 मिनट जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे जो हैं अब पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, याद रखिएगा ये तमाम एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे सामने है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास जो है वो 4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपने इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। ऑप्शन बी, सोडियम आयन इज लार्जर देन सोडियम एटम। ऑप्शन सी, sodium ion is smaller than chloride atom. Option D, chloride ion and chloride atom are equal in size. तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने लाइव चैट कमेंट में एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितने स्टूडेंट का आता है। तो जल्दी से आप अपना एक ऑप्शन जो है वो क्या कर लें, सेलेक्ट कर लें। तो उम्मीद करते हैं आप अपना एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम, क्योंकि सोडियम आयन के ऊपर क्या है, प्लस है। प्लस कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस कर लोगे तो उसकी साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमी आती है। और बाकायदा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन भी है कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 1 होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाता है तो पूरा एक शेल ही कम हो जाता है। इस वजह से सोडियम आयन की जो साइज होती है वो सोडियम एटम के मुकाबले में क्या होती है, स्मॉलर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, द ऑक्साइड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो है ना उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, देखें एक होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एक होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं और उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे सोडियम। द ऑक्साइड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और इनके जो ऑक्साइड हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इनके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं। सी में कहा जा रहा है इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। और डी में कहा जा रहा है इनके ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। हिंट के तौर पर मैंने सोडियम के दिया ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एसिड है या बेस, बेस है, तो आंसर मिल गया बेसिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड जो हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। याद रखिएगा एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज भी हों और बेसिक प्रॉपर्टीज भी हो। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिथियम जो है उसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बेरिलियम। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बन। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नाइट्रोजन। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन या नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन बी, बेरिलियम। याद रखिएगा बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है।
और बेरिलियम के साथ साथ जो है वो 2-3 और ऑक्साइड के भी नाम याद रख लो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक होता है। इसी के से लेड ऑक्साइड भी जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। टिन जो होता है, टिन ऑक्साइड भी जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, और जिंक ऑक्साइड भी जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ये 5 अच्छे से याद कर लो, जो भी ऑप्शन में होगा एम्फोटेरिक बनाता है। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करो, कॉपी में जो है वो आप नोट डाउन कर लो। बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, लेड जो होता है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, टिन जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, और जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये 5 एलिमेंट के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं जो क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। वो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भाई। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन। भाई जिस आयन की साइज जितनी स्मॉलर होगी, अब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है। लेसर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन की जो डिग्री होगी वो कम हो जाएगी। बी में कहा जा रहा है लेसर इज द पोलराइजिंग पावर, इसका पोलराइजिंग पावर जो होगा वो कम हो जाएगा। सी में कहा जा रहा है ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ग्रेटर हो जाएगी। और डी में कहा जा रहा है ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। देखो ये थोड़ा सा मिटा हुआ है ना, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन, आयन की साइज जो है, गौर से सुनिएगा, आयन की जो साइज है वो जितनी छोटी होगी, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है। तो जल्दी से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन, आयन की साइज जो है वो जितनी ज़्यादा स्मॉलर होगी, क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। क्या है, ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज lowest ionization energy, which of the following element has the lowest ionization energy। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे लोएस्ट है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बेरिलियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है बोरॉन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑक्सीजन। तो अब जो है वो इनमें से लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इनमें से किसकी है। तो जैसे ही हम ग्रुप में जाते हैं ना, ग्रुप में अलोंग जो है वो लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती जाती है। ऑक्सीजन तो बहुत ही लेफ्ट जो है वो राइट साइड पे, तो इसकी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कार्बन बिल्कुल मिड में, इसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब फैसला करना है बेरिलियम, बेरिलियम जो कि ग्रुप 2A का है, और बोरोन जो कि ग्रुप 3A का है। अब इन दोनों में फैसला करना है कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनमें से किसकी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बोरोन है। हालांकि बोरोन तो ग्रुप 3A में है और ये 2A में। तो बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं, बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको बोरोन की बता देता हूँ। तो बोरोन जो कि 3A का मेंबर है और बेरिलियम जो कि ग्रुप 2A का मेंबर है। तो ये समझाने जा रहा हूँ कि भाई देखें, बेरिलियम है ना, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास 2s2 है, और बोरॉन की क्या है 2s2 2p1। अब जो है वो दरहकीकत जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं तो 2s2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये बाकायदा अपने ही ऑर्बिटल में हैं, तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है बानिस्बत 2p1 के। बोरॉन का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो बेरिलियम के मुकाबले में थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 है। लेकिन जो दोनों हैं वो दोनों s ऑर्बिटल में पेयर की शक्ल में बन गए, तो इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बानिस्बत किसके, बोरॉन के, क्योंकि बोरॉन के जो है वो 2s2 है और ये क्या हो जाता है 2p1 हो जाता है। क्या हो जाता है 2p1। तो 2p1 के पास एक ही है, पेयर पूरा नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो यहाँ इनकी कंपैरिजन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, which of the following element has lowest ionization energy। तो lowest ionization energy में क्या हो गया, बोरॉन जो है इसकी ionization energy जो है वो बेरिलियम के मुकाबले में क्या है, कम है। तो लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी बोरॉन। नेक्स्ट हमारे पास है which element is not present abundantly in earth crust।
ज़मीन की क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सोडियम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑक्सीजन। तो चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट एबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे बहुत बड़े पैमाने पर कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सोडियम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑक्सीजन। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं, सी सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम जो है वो जमीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है बनिस्बत किसके, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, ऑक्सीजन के, ये बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो सबसे कम मिकदार में सोडियम है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑप्शन ए एम्फोटेरिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी एसिडिक एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी मैंने आपको 5 ऑक्साइड जो है वो याद करवाए कि भाई कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये पांचों ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम भी था ना। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक है। ऑप्शन ए एम्फोटेरिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट फॉर्म इन आयन विथ चार्ज +3। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जब वो आयन बनाता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जब वो आयन बनाता है तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, उसके ऊपर +3 चार्ज आता है। अब ऑप्शन ए में कहा जा रहा है बेरिलियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। चार ऑप्शन हमारे पास है और बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। जल्दी से बताओ विच एलिमेंट फॉर्म इन आयन विथ चार्ज +3। चार्ज +3 वाला आयन कौन बनाता है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या सिलिकॉन। तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर जो है वो इस एमसीक्यू का करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर दिया है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है और ये ग्रुप 3A का मेंबर भी है। विच एलिमेंट फॉर्म लॉन्ग चेन अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो लंबी चेन बनाता है अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। भाई सिलिकॉन होगा फिर ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा फिर ऑक्सीजन होगा। ओए मैंने तो आंसर ही बता दिया, हुई मैंने बता दिया, वरना बाज़ को तो होता है ना समझाते आंसर आपके मुंह से निकल गया, मेरा तो निकल गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो है वो क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन। सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन, सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन। कार्बन लॉन्ग चेन बनाता है लेकिन इस तरीके से अल्टरनेटिंग वगैरह जो है वो ऑक्सीजन के साथ वो नहीं बनाता। कार्बन तो अपनी अल्लाह ताला ने कार्बन को जो सलाहियत दी है वो सिलिकॉन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन में तो 7-8 सिलिकॉन एक चेन में जुड़ते हैं ना, जबकि कार्बन की कोई लिमिट ही नहीं है। मिलियंस ऑफ कार्बन जो है वो एक बाकायदा लॉन्ग चेन बन सकती है। लेकिन यहाँ क्या है, विच एलिमेंट फॉर्म लॉन्ग चेन अल्टरनेटिंग विद ऑक्सीजन, यानी एक एलिमेंट होगा फिर ऑक्सीजन होगा, एलिमेंट होगा फिर ऑक्सीजन। इस तरह की जो चेन है वो कौन बनाता है, सिलिकॉन बनाता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, ऑप्शन बी सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 and 7 आर नोन एज डैश ब्लॉक एलिमेंट। भाई ग्रुप 3A की बात हो रही है और ग्रुप 7A की बात हो रही है। ग्रुप 3A और 7A याद रखिएगा, यहाँ आप बोलेंगे सर A और B तो लिखा हुआ नहीं है। भाई अगर ग्रुप 3 और ग्रुप 7 कहा जाए तो अंडरस्टूड है A की बात हो रही है। ग्रुप बी के लिए बाकायदा क्लियरली मेंशन होगा कि ग्रुप 3B या ग्रुप 7B, बी लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर सिंपली अगर कह देना ग्रुप 3 और ग्रुप 7 तो आप अंडरस्टूड समझिए कि ये ग्रुप ए, फैमिली ए की बात हो रही है। तो ग्रुप 3A और ग्रुप 7A वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक कौन से ब्लॉक से है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है Q ब्लॉक से है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है P ब्लॉक से है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है S ब्लॉक से और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। ना S से ताल्लुक है ना P से है ना Q से। तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद करते हैं कि बहुत से बच्चों का आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है P। ग्रुप 2 से लेकर ग्रुप 8 वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सबका ताल्लुक किससे होता है, P ब्लॉक से है। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है B, P ब्लॉक से इनका ताल्लुक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ phosphorus pentaoxide is formula of
फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड इज। फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड का आपने फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है P2O3, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है PO5, ऑप्शन सी P4O10 एंड ऑप्शन डी P3O5। तो 4 ऑप्शन हमारे पास इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड इज, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड जो है, गौर से सुनिएगा, फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड जो है इसका करेक्ट फॉर्मूला आपने जो है वो बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड इज, करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी P4O10। P4O10 इज द करेक्ट आंसर और ये हमारे पास है फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम 4। इनमें से 4 एलिमेंट हमें दिए गए और पूछा जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कौन से एलिमेंट का जो है वो मैक्सिमम है यानी ज़्यादा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोडियम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पोटेशियम। अब जो है सोडियम और पोटेशियम दोनों ग्रुप 1A वाले, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है, तो इन दोनों को तो हटा दो। अब फैसला हमें करना है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला। किसका फैसला करना है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला हमें फैसला करना है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी। मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप 2A से बिलोंग करता है और ये ग्रुप 3A से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी जो है वो अब क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, जो मैंने आपको बेरिलियम और बोरोन की बताई थी। किसकी बताई थी मैंने? बेरिलियम और बोरोन की बताई थी कि बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था बनिस्बत किसके? बेरिलियम के। तो अब सेम यहाँ यही होगा कि इसके जो है वो, मैं आपको बताऊँ, इसका एल्यूमिनियम जो है इससे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना आसान होगा, क्योंकि ग्रुप 3A वाले जो है वो ग्रुप 2A के सेम पीरियड की अगर हम बात करते हैं ना, तो 3A वालों से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है बनिस्बत किसके? 2A के मुकाबले में। तो मैक्सिमम किसका हुआ? मैग्नीशियम। मैक्सिमम किसका हो गया? एल्यूमिनियम के मुकाबले में। जो ये दोनों तो बहुत ही कम थे ना, सोडियम पोटेशियम तो मैदान छोड़कर चले गए। अब फैसला जो चल रहा था एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम 2A वाला है, इसके क्या है 3s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3s2 3p1, 3s2 3p1। तो 3p1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालना इसका जो है वो आसान है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना जो वो एल्यूमिनियम का आसान होगा, मैग्नीशियम का मुश्किल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल of its isolated gaseous atom in the ground state is. Option A electron affinity, option B ionization energy, option C lattice energy and option D crystal energy। हमें कहा जा रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। भाई ये डेफिनेशन तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, बच्चे बता सकेंगे ये डेफिनेशन किसकी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी लैटिस एनर्जी एंड ऑप्शन डी क्रिस्टल एनर्जी। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है इसका? बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी आयोनाइजेशन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस हैज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉस्फोरस जो है ना, इसका जो ऑक्साइड होता है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसिडिक, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एम्फोटेरिक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बेसिक एंड ऑप्शन डी न्यूट्रल। अब देखो भाई, एम्फोटेरिक वाले 5 नाम तो मैंने याद करवा दिया और मैंने आपको कहा था वो इलेक्ट्रॉन जो अपना वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं उनके ऑक्साइड कैसे बनते हैं? बेसिक। तो क्या फॉस्फोरस जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देता है? जवाब है नहीं। तो इसका ऑक्साइड कैसा बनेगा? एम्फोटेरिक, बेसिक या क्या बच गया? बच गया एसिडिक। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी?
ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बी में कहा जा रहा है लेस द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, सी में कहा जा रहा है मोर द रिड्यूसिंग पावर, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बिगर द एटॉमिक रेडियस। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। MDCAT 2012 का पास पेपर का सवाल है ये। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट की जितनी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट की क्या होगी, जितनी ज़्यादा होगी, यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी भाई, बिगर द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर जितनी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन पावर कम होगी, निकलना आसान होगा। ऑप्शन डी तो नहीं है। मोर रिड्यूसिंग पावर, भाई वो चीज़, वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, तो उनकी आयनाइजेशन पावर तो कम होती है, तभी तो आसानी से लॉस करके दूसरों को दे देते हैं ना। तो सी भी नहीं है। अब ए और बी में हमें फैसला करना है। बी में कहा जा रहा है लेस द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। भाई आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी जितनी ज़्यादा होगी, उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाली प्रॉपर्टी लेस होगी, जबकि मेटेलिक वाली प्रॉपर्टी कम होगी। मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, आसानी से लॉस कर देता है। मेटल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, आसानी से लॉस कर देता है। तो हमने कहा लेस मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर उसका कम होगा, या उल्टा कर दिया लेस देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, भाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो उसका ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं है। अब ऑप्शन ए में मोर द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन देकर खुद पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो ये भी तो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, वो एलिमेंट जो होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस नहीं कर सकेगा। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है वो गलत थे। ऑप्शन ए जो है इसमें आप इसको करेक्ट कर लें, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा शॉर्टेस्ट, पहला पीरियड जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, सेकंड और थर्ड जो है वो शॉर्ट पीरियड होता है, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो लॉन्ग पीरियड होता है, सिक्स जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, और सेवन जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है। ये पूरा पढ़ा है ना। तो हमें शॉर्ट पीरियड यानी सेकंड और थर्ड की बात हो रही है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है, ग्रुप ट्रेंड। शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है जब हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन डिक्रीज, पहले कमी होती है और फिर डिक्रीज होता है। बी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, पहले इजाफा होता है फिर कमी आती है। सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ग्रेजुअली, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितना आता है। तो ग्रुप ट्रेंड ऑफ मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला जो हमारा लेक्चर जो फेडरल बोर्ड से स्पेशली हमने दिया था, वो जिन्होंने सुना होगा, समझा होगा, तो उनके लिए बहुत आसान है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, क्योंकि वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ होता है वो मिड में बिल्कुल ऊपर चला जाता है, फिर ग्राफ नीचे आता है। ग्रुप ट्रेंड जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही होता कि भाई ये ग्राफ जो है वो मिड में बिल्कुल ऊपर चला जाता है और फिर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका क्या हुआ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीज, यानी ग्राफ ऊपर गया एंड देन डिक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ है वो है इन सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट ऑल्दो ऑक्सीजन लाइज नेक्स्ट टू नाइट्रोजन येट इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। हमें कहा जा रहा है सेकेंड पीरियड की जब हम बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है ना वो नाइट्रोजन के बाद आता है। भाई लेफ्ट से राइट पर जब चलते हैं तो नाइट्रोजन पहले आ जाता है, फिर ऑक्सीजन आता है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की कम होती है, लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मुकाबले में कम होती है बिकॉज। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑक्सीजन हैज हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और डी में कहा जा रहा है इन ऑक्सीजन देयर एग्जिस्ट रिपल्जन बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। चार ऑप्शन हमारे पास इस वक्त होते हैं कि ग्रुप ट्रेंड के मुताबिक जब हम क्या होते हैं, ग्रुप ट्रेंड के मुताबिक जब हम क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट पर जाते हैं। ग्रुप ट्रेंड के मुताबिक जब हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में इजाफा होता रहता है। अब होता यह है कि नाइट्रोजन पहले आ रहा है फिर ऑक्सीजन आ रहा है। होना क्या चाहिए था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन के मुकाबले में कम है, बिकॉज तो चार ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से एक करेक्ट वजह बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर है डी। इन ऑक्सीजन देयर एग्जिस्ट रिपल्जन बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट। भाई सेम ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं, उनके दरमियान रिपल्जन होती है और इनकी रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना आसान हो जाता है। किसके मुकाबले में? नाइट्रोजन के मुकाबले में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आयनाइजेशन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना उनके लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। लिहाजा करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। अलोंग द पीरियड है ना, लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, साइज ऑफ एटम जो है वो छोटा हो जाता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियस इज ड्यू टू। एमडीकेट 2013 का सवाल है, भाई ये जो डिक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता है। बी में कहा जा रहा है डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। सी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। डी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो एटॉमिक रेडियस का जिन्होंने ग्रुप ट्रेंड वाला लेक्चर हमारा अच्छे से सुना है ना, अलोंग द पीरियड लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस में जो है वो क्या आ जाती है? एटॉमिक रेडियस में जो है वो कमी आती है। और उस एटॉमिक रेडियस में कमी की वजह क्या है? उस एटॉमिक रेडियस में कमी की वजह क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो वो लेक्चर आपने अच्छे से सुनना है, तो ये एमसीक्यू समझ में आएगा। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रेंड इन मेल्टिंग point of the element third period show a sharp decrease from silicon to phosphorus due to। भाई ग्रुप ट्रेंड की बात हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट की थर्ड पीरियड की बात हो रही है, और हमें कहा जा रहा है कि डिक्रीज होता है, यानी सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा है, फिर दोबारा से नीचे आता है। ग्राफ दोबारा से नीचे क्यों आता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। बी में कहा जा रहा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ टू एलिमेंट्स। सी में कहा जा रहा है चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। और सी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सिलिकॉन टू फॉस्फोरस। तो चार ऑप्शन हमारे पास है कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ अभी मैंने बताया ना, पहले ऊपर जाता है फिर ये नीचे जाता है। सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, फिर ये ग्राफ दोबारा से नीचे आता है, और उसके नीचे आने की वजह जो है वो क्या हो रही है? हमसे पूछी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट। चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट। बॉन्डिंग में जो है वो चेंजिंग और स्ट्रक्चर में तब्दीली की वजह से ये अफेक्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है। अगला सवाल एमडीके 2014 के पास पेपर का सवाल है, और इसमें कहा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें कहा जा रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के हिसाब से, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के हिसाब से आप इनको क्या करें? अरेंज करें। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि नियोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन के मुकाबले में कम है, फिर कार्बन की इससे ज़्यादा है, फिर बोरोन की इससे ज़्यादा है। सी में कहा जा रहा है बोरोन की जो है वो कम है कार्बन के मुकाबले में, फिर नाइट्रोजन और नियोन की सबसे ज़्यादा है। सी में कहा जा रहा है बोरोन की नाइट्रोजन से कम है, लेकिन कार्बन की जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा और नियोन की सबसे ज़्यादा है। डी में कहा जा रहा है नियोन की जो है वो बोरोन के मुकाबले में कम है, और तो ये बोरोन तो अभी हमने डिस्कस किया था ना, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम है, तो सबसे पहले तो बोरोन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है पता है? बी, बोरोन की कार्बन से कम है, और कार्बन की नाइट्रोजन से आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और नियोन की सबसे ज़्यादा है। लिहाजा नियोन सबसे आखिर में होगा और बोरोन सबसे पहले। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इसमें कहा जा रहा है इंडिकेट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। और तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। बहुत ही आसान सवाल है, और इसमें बेरिलियम ऑक्साइड, मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो आपको गिनवा दिए थे ना, बी इसका आंसर है। अब ग्राफ वाले दो सवाल है, एक दोनों एमडीकेट 2017 में पूछे गए हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज अ फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग पीरियड 3। फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। विच फिजिकल प्रॉपर्टी शोन इन द ग्राफ? भाई ये ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, देखें ये ग्राफ बना हुआ है ना हमारे पास, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर से नीचे। ये कौन सी के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को, सी के कहा जा रहा है एटॉमिक रेडियस, और डी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट अप टू ग्रुप 4 है, मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट अप टू ग्रुप 4 है तो बढ़ता है ना,
कौन सा ग्राफ है जो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है भाई, लेफ्ट से राइट पे जाता है, कौन सी चीज़ वाज़ेह तौर पर डिक्रीज होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब दे सकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस ही लेफ्ट से राइट पर क्या होती जाती है? कम होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं, जबकि न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है? इजाफा होता है। अगला जो है, द फॉलोइंग स्केच शोज 8 एलिमेंट्स विद consecutive एटॉमिक नंबर्स, विच एलिमेंट इज सिलिकॉन। भाई हमारे पास जो है ना, कहा जा रहा है कि ये जो स्केच है ना, ये 8 एलिमेंट को शो कर रहा है, कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर को। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन होगा? पहले ग्राफ यहाँ है, फिर ऊपर, फिर यहाँ आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ रहा है। तो जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए? तो consecutive, the following sketch shows 8 elements with consecutive atomic number, which element is silicon। तो यहाँ आप देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको पता है सबसे ज्यादा किसका होता है? सिलिकॉन का। फिर ग्राफ जो है वो नीचे जाता है, फिर क्या होगा? ग्राफ नीचे जाएगा। तो इसका मतलब सिलिकॉन क्या है? देखो ये प्रॉपर्टी देखनी होती है आपको। तो ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है ना। तो यहाँ देखो सवाल में कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई थी, अब ग्राफ में गौर से देखा तो मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का है, लिहाजा ये है वो सिलिकॉन कौन सा है? सी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ जाकर आज के इस लाइव चैट सेशन का जो है वो इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर हम एस और पी ब्लॉक को जो है वो हमें कंटिन्यूशन में लेकर आना है। अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमडी कैट हो या ई कैट हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में पिछले 3 सालों से हम जितने भी एमसीक्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन तमाम टॉपिक्स की आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड उनके तमाम टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा और वीकली बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट जो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपका रिजल्ट जो है वो बाकायदा शो किया जाता है। तमाम स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं उनका भी रिजल्ट शो किया जाता है। तो उस रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। याद रहे उस ग्रुप के अंदर इतनी ज़्यादा लेक्चर्स और इतनी ज़्यादा एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन होगी जो किसी भी फिजिकल क्लासेस में कोई भी इंस्टीट्यूट हज़ारों रुपये चार्ज करने के बाद भी आपको उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मेरा सजेशन है कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।